नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर गुलदार घुस गया है। एयरपोर्ट के पास के जंगल से भटककर गुलदार एयरपोर्ट के अंदर जा पहुंचा। एयर स्ट्रिप के पास ड्रेनेज पाइप के अंदर गुलदार छिप गया है। पिछले 2 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी खबर है, एयरपोर्ट के अंदर घुस गया है गुलदार और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के पास के जंगल से भटककर गुलदार एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गया। एयर स्ट्रिप के पास ड्रेनेज पाइप के अंदर गुलदार छिप गया है। पिछले 2 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। गुलदार को निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कैसे घुसा ये गुलदार एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ और अभी फिलहाल क्या स्थिति? देखिए नीलू, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है पूरी तरह से जंगल के बीच है। इससे लगा हुआ पूरा वन क्षेत्र है और सुबह 5 बजे के आसपास यहाँ एयर स्ट्रिप के पास गुलदार को देखा गया था। उसके बाद जब भगदड़ मची तो फॉरेस्ट को इसकी सूचना दी गई। फॉरेस्ट की 2 रेस्क्यू टीमें सुबह 8 बजे से यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो गुलदार है वो ड्रेनेज पाइप के अंदर घुस गया है। अब जाकर फिर डॉक्टरों की एक टीम बुलाई गई है जो ट्रैंकुलाइज करेगी। लेकिन ट्रैंकुलाइज में भी दिक्कत यह है कि काफी अंदर तक ड्रेनेज में गुलदार घुसा हुआ है। जब तक गुलदार ड्रेनेज से बाहर नहीं आता तब तक उसको ट्रैंकुलाइज भी नहीं किया जा सकता है। तो फॉरेस्ट टीम मौके पर है और इंतजार किया जा रहा है कि किसी तरह से गुलदार जो ड्रेनेज में छुपा है वो बाहर आए, उसके बाद उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। ये एयरपोर्ट के किस हिस्से में है? क्या ये एयरपोर्ट से एरोड्राम के पास है या फिर ये अंदर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल है जहां पर ये पाइप है? कहां पर है ये, किस हिस्से में है? देखिए, एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर है। जो हमें जानकारी मिली है कि एयर स्ट्रिप के पास जब सुबह देखा गया था, उसके बाद जब सीआरपीएफ ने इसको भगाने की कोशिश की तो एयर स्ट्रिप से कुछ दूरी पर लगे एक ड्रेनेज पाइप के अंदर जा घुसा है। तो फिलहाल सीआरपीएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, एयरपोर्ट अथॉरिटी मौके पर मौजूद है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीमें हैं, 2 टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं, वो मौके पर मौजूद है। और किसी तरह की हरकत इस गुलदार की तरफ से कि हाँ ये निकलने की कोशिश लगातार कर रहा है? देखिए, गुलदार को निकालने की कोशिशें की जा रही है। वहां पर नेट भी मंगाई गई है कि यदि बाय द वे जब ड्रेनेज से बाहर आएगा गुलदार कहीं इधर उधर भागने न पाए, क्योंकि इससे कैंपस में कोई हादसा हो सकता है, भगदड़ मच सकती है। तो वहां पर नेट की भी व्यवस्था की गई है कि हो सकता है गुलदार भागे तो नेट में फंस जाए। इसके साथ साथ डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है जो इंतजार कर रही है कि गुलदार अगर थोड़ा नजदीक आता है, मूवमेंट में आता है, तो उसको ट्रैंकुलाइज किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बता दें एक बार फिर से कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गया है गुलदार। उसे निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके रेस्क्यू की लगातार कोशिश हो रही है। और इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। भारत आ रहे नेपाल के नागरिकों के पास भारतीय आधार कार्ड देखने को मिल रहा है, जो आधार कार्ड दिखाकर रोजगार के लिए आ रहे हैं। अब ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। बीते 9 महीने से इंडो नेपाल बॉर्डर सील है, लेकिन भारत सरकार ने नेपाल के नागरिकों को राहत देते हुए भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है, जिसके बाद बनबसा बॉर्डर से नेपाली नागरिक आधार कार्ड दिखाकर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। उनके द्वारा भारत के जो आइडेंटिटी हम प्रूफ मांगते हैं तो उसमें ज़्यादातर नेपाली नागरिकों के द्वारा आधार कार्ड भारत के उनके द्वारा दिखाए जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हजारों की संख्या में भारत आ रहे नेपाल के नागरिकता रखने वाले नेपाली नागरिकों की हजारों की संख्या में आखिर भारतीय आधार कार्ड कैसे बन गए, जबकि सालों से नेपाल में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के पास नेपाल का कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं राम भाई? सर हम नेपाल के रहने वाले। अच्छा, तो भारत में कब से काम करते हैं? सर हम 8 साल हो गए हमें काम कर। तो भारत का आधार कार्ड भी है आपके पास? हाँ जी सर। और नेपाल की नागरिकता भी है? नेपाल जी, अतरिया काम करता था मैं। 5 वर्ष काम किया मैंने वहाँ पे। और जब बॉर्डर पे जा रहा था वहाँ पे काम करने के लिए, तो फिर वहाँ पे जाने नहीं दिया। बोल रहे थे नेपाल की नागरिकता। तो फिर वहाँ पे मेरे साहू जी लेने आए थे, वहाँ पे साइन वून करा के नगर पालिका से कुछ, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। 5 वर्ष से वहाँ पे मेरा कुछ नहीं बना है। जैसे यहाँ पे नेपाली लोगों का आधार कार्ड वगैरह सब बना। भारत आ रहे नेपाली नागरिक यहाँ आधार कार्ड बनवाकर दोहरी नागरिकता का लाभ उठा रहे हैं और भारत की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि भारतीय नागरिक नेपाल में एक भी सरकारी कागज नहीं बनवा पाए। चंपावत से न्यूज़ 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट।
और बनबसा का बॉर्डर नेपाली नागरिकों के लिए खोल दिया गया, जहां से नेपाली नागरिक हजारों की संख्या में भारत आ रहे हैं। वहीं बॉर्डर से हमारे सहयोगी कमलेश भट्ट ने मौके का जायजा लिया। इंडो नेपाल बॉर्डर पहले ही लॉकडाउन के बाद सील हो गया है, लेकिन भारत सरकार ने कहीं न कहीं नेपाल के नागरिकों को लेकर एक राहत दी है और नेपाल के लोग बड़ी संख्या में भारत को आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब बॉर्डर में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो यहाँ की जो तस्वीर है वो दूसरी दिखी है। अगर इन हाथों में आप देखेंगे भारत की बड़ी संख्या में जो आधार कार्ड भारत के लिए जो पहचान के लिए तौर पर माने जाते हैं वो आधार कार्ड यहाँ पर ये लोग हैं और जिसके आधार पर भारतीय प्रशासन इनको भारत में प्रवेश की अनुमति दे रहा है। आप लोग जरा अपने आधार कार्ड दिखाएंगे जरा, ये देखिए लंबी संख्या में ये आधार कार्ड, बड़ी लंबी संख्या में देखिए आप ये आधार कार्ड है। और ये जो पूरी जो लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग नेपाल के लोग भारत को जा रहे हैं, लगभग 300 से 400 के आसपास में ये संख्या यहाँ पर है जो यहाँ पर जा रही है। अभी तक बात कर रहे हैं तो लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो भारत का आधार कार्ड दिखाकर यहाँ से नेपाल के लिए प्रवेश कर चुके हैं। ये नेपाल की नागरिक, आपके पास नेपाल की भी नागरिकता है? नहीं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के रहने। तो नेपाल की नागरिकता नहीं है, क्यों कह रहे हैं आप? अभी बने नहीं। आपके पास है नेपाल की नागरिकता? हाँ जी सर। है, क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह, अच्छा। अब भारत की भी आपका आधार कार्ड है? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो उत्तराखंड से हूँ। तो ये उत्तराखंड से हैं आप? तो नेपाल कहाँ से गई हैं आप? मैं तो अपने मायके में गई थी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खटीमा सर। खटीमा। नेपाल कहाँ रहते हैं? नेपाल बैतडी में रिश्तेदारी में गया था। अच्छा, तो देखिए इस तरीके से अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सच्चाई भी नहीं बता रहे हैं कि ये लोग अगर नेपाल के हैं, क्योंकि नेपाल में जन्म के साथ ही नागरिकता बनने का प्रावधान है। और इन लोगों का कहना है कि इनके पास नेपाल की नागरिकता भी नहीं है, भारत के आधार कार्ड के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर जो है नेपाल के लोग यहाँ से आज भारत को जा रहे हैं। जबकि आधार कार्ड की अगर बात करें तो आधार कार्ड, चाहे आप बैंक का अकाउंट खोलना हो, चाहे किसी तरीके भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, चाहे किसी तरीके का आपका लोन या बैंक की पासबुक खोलनी हो, या पोस्ट ऑफिस का खाता खोलना हो, या फिर आपको कुछ भी करना हो, उसके लिए पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड की मान्यता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेपाल के लोग कितनी बड़ी संख्या में भारत का आधार कार्ड बनाकर भारत में रह रहे हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, इंडो नेपाल बॉर्डर। और हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की आज समीक्षा बैठक ली गई। मेला नियंत्रण भवन में आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन ने कुंभ मेले के स्थायी और अस्थायी कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में मेला अधिकारी दीपक रावत, कुंभ मेला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मजय खंडूरी, हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर मौजूद रहे। आयुक्त रमन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यस्थल पर लगाए गए कैमरे को सदैव ऑन रखा जाए और कामों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो। गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और आज हरिद्वार जिले में सुबह 9:41 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 बताई जा रही है। वहीं भूकंप का केंद्र हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूर डोईवाला के नजदीक बताया जा रहा है, जो कि जमीन से 40 किलोमीटर नीचे था। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप 18 स्टेशनों में रिकॉर्ड किया है। इसमें कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। आज हरिद्वार में एक अर्थक्वेक आया है जिसकी तीव्रता मैग्नीट्यूड अगर हम कहें तो 4 है। ये करीब 40 किलोमीटर नीचे था। अब क्योंकि हमारे जो स्टेशंस हैं वो टिहरी गढ़वाल में लगे हुए हैं, 18 स्टेशंस पे ये रिकॉर्ड हुआ है। ये रुड़की में भी रिकॉर्ड हुआ है। डेप्थ इसकी 40 किलोमीटर होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि कहीं जान माल की हानि हुई होगी, लेकिन हाँ ये महसूस काफ़ी बड़े एरिया में हुआ होगा, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, लक्सर, हो सकता है सहारनपुर में भी ये हुआ हो। और रामनगर की मगलार रोड पर एक अज्ञात गाड़ी ने गुलदार के शावक को टक्कर मार दी, जिसके बाद गुलदार के शावक की पशु अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुलदार की ये मादा शावक करीब 3 महीने की थी। पूरी घटना तराई पश्चिमी वन प्रभाग के रामनगर रेंज की थी। एक गुलदार मादा शावक जो लगभग 3 महीने जिसकी उम्र रही होगी, वो मंगलार जो है प्राइमरी स्कूल के नज़दीक जो है घायल अवस्था में मिला था। हमारे स्टाफ द्वारा उसको मौके पे जाके कब्जे में लिया गया और इलाज के लिए हम रानी बाग ले जा रहे थे। और फर्स्ट एड कराने के लिए जैसे ही यहाँ हॉस्पिटल में घास मंडी में लेके आए तो जो है वो उसकी मृत्यु हो गई।
और लंबे समय से स्नो लैपर्ड की संख्या को जानने की कवायद को अब जल्द वन महकमा सार्वजनिक करने वाला है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विचरण करने वाले स्नो लैपर्ड की गिनती बीते 1 नवंबर से अलग अलग टीमें बनाकर हो रही है। गंगोत्री नेशनल पार्क सहित गोमुख से ऊपरी इलाकों में स्नो लैपर्ड कई बार सीसीटीवी में कैद भी हुआ, लेकिन अभी तक स्नो लैपर्ड की गिनती का आंकड़ा विभाग पेश नहीं कर सका है। तो सीसीटीवी में कई बार लेपर्ड हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन लेपर्ड की संख्या कितनी है इस बात का अब तक पता नहीं चला है। 1 नवंबर से लगातार गिनती की जा रही है, निगरानी की जा रही है, कई टीमें इसमें लगाई गई हैं, लेकिन अब तक कितने ऐसे स्नो लेपर्ड हैं उसका पता, उनकी संख्या का पता अब तक नहीं चल पाया है। हमारे द्वारा है 2 नवंबर से जो है स्नो लेपर्ड की गिनती के लिए कुछ टीमें बनाई गई थी, जिस टीम में मैं भी था तथा मेरे एक दूसरे साथी भी थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में लेपर्ड की गणना की गई तथा उसके जो स्टैक्स हैं कि किन क्षेत्रों में वो रहते हैं, किन क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड के चिन्ह मिलते हैं, ये पूरा इस समय भ्रमण किया गया तथा आने वाले टाइम पे अभी भी भ्रमण किया जाएगा। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कुछ दुर्लभ तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक गुलदार एक हाथी के पीछे लगा हुआ है। ये गुलदार बहुत दूर तक इस पालतू हाथी के पीछे पीछे लग रहा है। दरअसल महावत इस हाथी से दूसरे हाथियों के लिए चारा लेकर आ रहा था, तभी इस हाथी के पीछे ये गुलदार लग गया, जिसकी तस्वीरें किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हम भी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये हाथी चल रहा है और जो ये गुलदार है वो इसके पीछे पीछे काफी दूर तक इसके साथ चलकर आया। और नैनीताल के कालाढूंगी में एक बांस का एलिवेटेड पुल बनाया गया है। ये पुल 90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। कहा यह जा रहा है कि इसे रामनगर वन डिवीजन के द्वारा बनाया गया, जिसका उद्देश्य है कि रेंगने वाले जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके। अजगर, लिजर्ड समेत तमाम रेंगने वाले जानवरों की अक्सर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। उन्हें बचाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया, जिससे वो ऊपर से ही रोड को पार कर सके। बनाया गया है कालाढूंगी रेंज में रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में, और इसका उद्देश्य ये है कि जो रोड एक्सीडेंट्स में रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जीवों की मृत्यु हो जाती थी, उसकी दुर्घटना को कम करने के लिए ये बनाया गया है। इसमें हमारा प्रयास है कि इससे जितने भी रेप्टाइल्स हैं जैसे स्नेक्स, पाइथन, लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड, ये सब स्क्विरल्स हो हैं, एंट ईटर है, ये सब इसको क्रॉस करें और रोड एक्सीडेंट से बच जाएं। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की मस्ती बदस्तूर जारी है। कॉर्बेट के ढिकाला रेंज से एक और वीडियो निकलकर सामने आया, जिसमें हाथियों का कुनबा पानी में मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। रामगंगा नदी को पार करते हुए ये तस्वीरें किसी ने ली है। ये वीडियो नेचर गाइड विनोद बुधानी ने अपने कैमरे में कैद किया। इस कुनबे में छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के हाथी को आप देख सकते हैं। वन्य जीवों पर नजर रखने वाले मानते हैं कि वन्य जीव हर मौसम में अपने परंपरागत रास्तों में ही मूवमेंट करते हैं और इस दौरान इस तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ जाती हैं। और कोटद्वार में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसएसपी पौड़ी के निर्देश के बाद नए ट्रैफिक प्लान पर अब काम शुरू हो चुका है। शहर में पार्किंग की समस्या से छुटकारे के लिए जहां पर शहर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो वहीं एनएच पर नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है। इसके लिए एनएच के किनारे पिक्टोरियल साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। एसएसपी पौड़ी पी रेणुका का कहना है कि ट्रैफिक की समस्या पर उनका विशेष फोकस है, साथ ही सड़क हादसे ना हो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हमने कोटद्वार में वहां पर इंस्पेक्शन किया था, जॉइंट इंस्पेक्शन। उसमें हमने 6 जगह को चिन्हित किया है। वो 6 जगह पे अभी 2 जगह पर पार्किंग का शुरू कर दिया है, बाकी उसमें कार्रवाई चल रही है। ये क्या कहते हैं, ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग, हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक करने के लिए बोर्ड लगवाए जा रहे हैं जगह जगह, जिससे कि पब्लिक इजीली इन बोर्डों को देखकर, पिक्टोरियल बोर्ड्स हैं, देखकर जो है समझ सके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और नैनीताल पालिका ने घरों से कूड़ा उठाने के लिए करोड़ों का ठेका दिया, लेकिन पालिका के पास से जंगल में कूड़े का अंबार लग गया हुआ है। राजमहल कंपाउंड में फैले इस कूड़े से लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। नैनी झील में जाने वाले नालों में भी कूड़ा भरा हुआ है। वहीं कुछ लोगों ने कूड़े में आग भी लगा दी है, जो बेहद खतरनाक है। अच्छा, तो किस तरह से नैनीताल में
हालांकि ये कहा गया था कि कूड़ा उठाने का टेंडर दिया गया था, कूड़ा इधर उधर ना फेंका जाए, इसकी भी ताकीद की गई थी। लेकिन जंगलों में किस तरह से कूड़ा फेंका जा रहा है, जो बीमारियों का घर बनता जा रहा है, उस पर भी लोग इसमें आग लगा दे रहे हैं। और आग इस लिहाज से भी खतरनाक है कि अगर ये आग फैलती है तो फिर जंगलों में ये आग फैलेगी और इससे जो वहां पर जंगलों की आग है वो फैलेगी, पेड़ पौधे जलेंगे, जंगली जानवरों को इससे काफी ज्यादा मुसीबत होगी। और सर्दियों में अल्मोड़ा जिले में बारिश नहीं हुई, जिससे किसान परेशान हैं। रबी की फसल की बुआई नहीं हो पाई है। इसके साथ ही चारों तरफ जंगलों में आग भी लगी हुई है। अल्मोड़ा जिले में पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई, जिससे किसानों ने रबी की फसल की बुआई नहीं की। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि बारिश न होने और जंगलों में आग लगने की वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। जहाँ तक जो है विंटर क्रॉप का सवाल है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो डेफिनेटली एक तो ड्राई सीजन होगा और विंटर क्रॉप भी जो है इसे सफ़र करेगी। और इसके साथ साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, त्वचा से संबंधित या श्वसन से संबंधित जो बीमारियां होंगी वो भी जो है बढ़ती हैं। कृषि विभाग भी इस साल बारिश नहीं होने से किसानों को नुकसान की आशंका जता रहा है। सर्दियां आ चुकी हैं, लेकिन किसान अभी तक गेहूं की बुआई नहीं कर सके। इस मौसम में अभी तक सिर्फ 3 से 4 mm तक ही बारिश हुई है, जो खेती के लिए बड़ा संकट है। अभी जो है हमारा रबी का अभियान चल रहा है और जनपद में लगभग मात्र केवल 3 से 4 mm ही बारिश हुई है। तो चूँकि यह जो सीज़न होता है वो हमारी जितनी भी रबी की फसलें हैं, गेहूं, सरसों, मसूर के लिए बारिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इंतज़ार में हैं कि बारिश हो और बाकी जहाँ कहीं भी जो हमारे सिंचाई के स्रोत है वहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फसलों की सिंचाई की जा सके। इस बार बारिश नहीं होने से गेहूँ की फसल अभी तक नहीं बोई गई है और पानी की दिक्कत हो रही है। चारों तरफ आग लगने से धुआं ही धुआं हो रहा है। पहाड़ के कई गांवों में खेती सिर्फ बारिश पर ही निर्भर है। अगर वक्त रहते बारिश नहीं हुई तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। जिले में लौटे कुछ प्रवासी भी खेती कर रहे थे, जिन्हें बड़ा झटका लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और नैनीताल शहर जितना खूबसूरत है, उससे ज्यादा आकर्षक यहाँ के ब्रिटिश राज में बने भवनों का इतिहास भी है। पर्यटक इसके इतिहास को जानने आते हैं, तो अब इन धरोहरों को बचाने की भी जरूरत पड़ने लगी है। नैनीताल में ब्रिटिश राज के चिन्ह इन भवनों में आज भी देखे जा सकते हैं। 1884 में कुमाऊं कमिश्नर की याद में बना रैमजे अस्पताल उस दौर की कहानी आज भी कह रहा है। गॉथिक शैली में बने नैनीताल का राजभवन, चर्च, स्कूल और होटल भी सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। 150 साल से भी ज्यादा पुराने इन भवनों को साल 1841 के बाद अंग्रेजों ने बसाया था। अस्पताल, शेरवुड हाउस और सबसे पुरानी कोठी पिलग्रिम लॉज भी इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। ब्रिटिश कंट्री बंगलो स्टाइल यानी इंग्लैंड शहर की बाहरी शैली में तैयार इन भवनों की बनावट ऐसी कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी इसको जानने और समझने के लिए पहुंचते हैं। जब ये कमिश्नरी बनी यहाँ पर, तब अंग्रेज लोगों ने महसूस किया कि इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। शुरू में तो उन्होंने सोचा था हेल्थ रिजॉर्ट, फिर बाद में उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पर्यटन जो है उसको भी लाया जा सकता है। कंजर्व भी अच्छा किया हुआ है। हम तो लंबे से आए हैं, तो बाहर से आने के बाद ये सब देखने का नज़रिया अच्छा लगता है। ऐसे ही आगे मेंटेन हो तो सही रहेगा। नैनीताल शहर में 140 हेरिटेज भवन हैं, जिनके रखरखाव की भी चिंता बढ़ने लगी है। शहर के मेट्रोपोल होटल का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, तो रैमजे अस्पताल का हाल भी इससे जुदा नहीं। हालांकि डीएम कार्यालय और कमिश्नरी भवन के साथ निजी होटलों का रखरखाव कुछ हद तक जरूर हुआ है, लेकिन हेरिटेज एक्ट ना होने के चलते इनको बचाने की चुनौती अब भी खड़ी है। विरासत को बचाना है तो सबसे पहले हेरिटेज एक्ट लाना चाहिए। हेरिटेज एक्ट आएगा तो ये सब चीजें अपने आप बढ़ती जाएंगी और टूरिज्म सबसे पहले उसका बेनिफिशियरी होगा। ऐतिहासिक महत्व समेटे इन धरोहरों को आज बचाने की जरूरत पड़ गई है। जरूरत है तो सरकार को एक नीति तैयार करने की, ताकि इन ऐतिहासिक इमारतों को बचाया जा सके। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।
और पिथौरागढ़ हल्द्वानी मार्ग पर दनिया में पराठे और रायते का लाजवाब स्वाद मिलता है। 1957 में दान सिंह ने पराठे की दुकान शुरू की थी, जिसका स्वाद आज भी लोगों को पसंद आ रहा है। पहाड़ पर अलग अलग स्थानों की अपनी अपनी प्रसिद्धि है। अल्मोड़ा जिले के दन्या कस्बे के पराठों की बात ही निराली है। दशकों से यहाँ लकड़ी के चूल्हे, घराट के पिसे आटे और देसी घी में पराठे बनते थे। समय बदलने के साथ ही लकड़ी के चूल्हे का स्थान गैस चूल्हे ने ले लिया। घराट के आटे की जगह चक्की के आटे ने ले ली, लेकिन कुछ नहीं बदला तो बस इन पराठों का स्वाद। दादाजी ने शुरू किया, यहाँ के पहाड़ी गेहूँ और पंचक्की से पिसे हुए आटे का बनता था और इसको यह पराठा स्टफ करके तीन लेयर पे बनता है। और यह जो जिस टाइम पर शुरू किया था उस टाइम पर देसी घी था। समय बदलता गया और पंचक्की का आटा उपलब्ध न होने के कारण मुझे मिल के और चक्की के आटे का पराठा फिर बनना है। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी को निकलते वक्त यात्री नाश्ते के लिए दन्या कस्बे में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के पराठों का स्वाद दूसरी जगहों पर नहीं मिलता। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी 15 साल से मिली पराठे यहाँ बहुत बढ़िया बनते हैं और जगह कहीं नहीं मिलते हैं ऐसे पराठे, इसलिए सवारी भी यहीं रोकने के लिए बोलते हैं, यहीं खाते हैं सवारी। यहाँ 1957 में दान सिंह ने पराठों के स्वाद की ऐसी छाप छोड़ी जिसकी दीवानगी आज भी देखने को मिलती है। यहाँ के रहने वाले तो इन पराठों का स्वाद लेते ही हैं और इधर से गुजरने वाले सभी यात्री भी, सैलानी भी इन पराठों का स्वाद लेना नहीं भूलते। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जेंटलमैन कैडेट्स के लिए म्यूजिकल बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। गाला राउंड में आर्मी बैंड की धुनों ने क्षेत्रपाल स्टेडियम में समा बांध दिया। 12 दिसंबर को होने वाली पासिंग आउट परेड से पहले कैडेट्स के लिए बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था। तो आप सुनिए जरा ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट और मुझे दीजिए इजाजत।